नमस्कार, पीएमसी हिंदी के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष राज और मेरे साथ है डॉक्टर एस रंजन। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप सभी जानते हैं आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम लेते हैं Q&A सेशन। सर, आज का जो पहला सवाल है वो नवल कुमार जी का है। इनको नाइट फॉल की प्रॉब्लम है और पिछले 6-7 साल से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने काफी ट्रीटमेंट भी कराया पर उसका कोई भी इनको फायदा नहीं मिला। तो सर, ये करें तो क्या करें? ये नाइटफॉल एक कॉमन कंडीशन है, बहुत सारे युवाओं को दिक्कत होती है। लेकिन बात यहाँ पे हमें यह समझना है दोस्तों, नाइटफॉल जो है अगर हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी हम इसे मानते हैं। हाँ, एक हेल्दी जीवन हो तो ये ना हो या ये बहुत कम से कम हो। हमें यह समझना है कि जिस प्रकार का हम जीवन जीते हैं, जिस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं, अपने मन में जिस तरह का हम सोच रखते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है। आप अगर वीडियो देखते हैं तो वैसे वीडियो ना देखें। अपने आप को आध्यात्मिक माहौल में, योगा के माहौल में, ध्यान के माहौल में, उसके प्रैक्टिस में रखें। ध्यान का अभ्यास करें, योग का अभ्यास करें, अपने आप को सात्विक रखें, अच्छे लिटरेचर पढ़ें और अच्छे लोगों से दोस्ती करें। हमारी संगति से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें रात में सोने से पहले, शाम के समय या सोने से पहले आप स्नान करके भी सो सकते हैं और पेट के बल नहीं सोना चाहिए। करवट, बाएं करवट सोना एक ठीक है या कोई भी करवट लेकर आप सो सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक रखेंगे तो इससे आप बचेंगे। मेडिकली इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यह भी एक बात माननी है। देखिए, अगर हम ये मानते हैं ना कि स्वप्न दोष से मुझे कमजोरी आ रही है तो फिर आपकी सोचने की वजह से भी बहुत कमजोरी आती है। हाँ, ये कम से कम हो वो उसका ध्यान रखना है, लेकिन इससे जब वो भर जाता है सीमेंट सैक तो ओवरफ्लो हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये बायोलॉजिकली हमेशा ये नुकसानदायक ही होता है, हमेशा नहीं होता, ये बात जाने आप। हाँ, अगर कमजोरी आ रही है तो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए हम थोड़ा अच्छे खाने पीने पर ध्यान दें, थोड़ा जूस पिएं, थोड़ा फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें और एक्यूप्रेशर पॉइंट में अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए, अपना काम पढ़ाई में या जो भी आप काम करते हैं उसमें लगाने के लिए हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है HT7, हार्ट 7। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने आप में बहुत फायदेमंद है, इसका जिक्र हम बार बार सुनते रहेंगे। ये HT7 जो आपको इमेज स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट की फोटो लेकर रखें, इसको बाएं हाथ में अधिक और दोनों हाथ में आप इसे दबाएं और यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, कलर थेरेपी। एनर्जी पॉइंट पर, एक्यूप्रेशर पॉइंट पर कलर थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। स्टेशनरी स्टोर से व्हाइट बोर्ड मार्कर लाकर इस जगह पर आप 6 घंटे के लिए लगाएंगे और दबाते रहें। इसको हर 3 से 5 घंटे पर 2 मिनट के लिए दबाएं और अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। ध्यान का, योग निद्रा का और ब्रेथवर्क का प्रयोग करें। इस ब्रेथवर्क यहाँ पर बहुत फायदेमंद है। देखिए, ब्रेथवर्क में हम एक स्पेसिफिक म्यूजिक के साथ कंटिन्यूस ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे भीतर जो अननेसेसरी इमोशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसकी सफाई हो जाती है। तो ब्रेथवर्क के फील्ड में कहा जाता है कि हमें कम से कम 10 बार ब्रेथवर्क एक दिन में एक बार कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर हफ्ते में एक बार करें तो दैट्स परफेक्ट। तो आप थोड़ा ब्रेथवर्क करके देखें और ध्यान का प्रयोग तो नियमित रूप से करना ही है और उसे जीवन भर करना है। ध्यान ऐसा नहीं है कि हमें थेरेपी में फ़ायदा हो गया फिर हमें बंद कर देने हैं। ध्यान तो हमें आजीवन करते रहना है कि हम अपने आप को लगातार स्वस्थ बनाए रखें और ज़्यादा घबराएं नहीं। मेडिकल साइंस के अनुसार नाइटफॉल से हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको एक नॉर्मल बायोलॉजिकल पार्ट प्रोसेस समझें और अपना आध्यात्मिक रूप से ध्यान रखें। इसकी कोई दवाई होती नहीं है। अलग अलग जगह पे आप झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में जाएंगे तो लोग कुछ ना कुछ दवा दे देंगे, लेकिन इसकी एज सच कोई प्रॉपर दवा होती ही नहीं है। आपको अपने आप को सकारात्मक रखकर, आध्यात्मिक रखकर ही आप इसे
ठीक कर पाएंगे। किसी स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं, कोई स्विमिंग है, साइकिलिंग है या कोई भी खेल है, उसमें आप जब इंगेज होते हैं तो आपकी एनर्जी का अब ट्रांसम्यूटेशन होता है, एनर्जी अपवर्ड मूव करती है। जब हम इंटेलेक्चुअल काम करते हैं तो एनर्जी ब्रेन की तरफ जाती है, जब हम फिजिकल में जाते हैं तो एनर्जी फिजिकल में एक्सप्रेस होती है। तो किसी स्पोर्ट्स का भी आप सहारा ले सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिलेगी। हमारी अगली दर्शक जो हैं वो हरियाणा से हैं, इनका नाम कमला गुप्ता है, उम्र उनकी 83 वर्ष है। इनका बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी इनका फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो ये किस तरीके से उसको हील करें? बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो साइकोसोमेटिसिटी में माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंड बॉडी मेडिसिन में हम ये मानते हैं शरीर की हर एक बीमारी मन से आती है। तो अगर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको अपने जीवन में ये चिंतन करना है कि आपकी मानसिक स्थिति में क्या ठहराव है, या आप वहाँ भी किसी बात पे हड़बड़ाते हैं, किसी बात पे घबराते हैं, कभी आप शांत रहते हैं, कभी आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत होना लाइफ का पार्ट है, लेकिन हम कितना अपने आसपास के लोगों के कंपैरिजन में हम क्या ज़्यादा घबराते हैं, वो थोड़ा एक बात देखना है। और बहुत संभावना है कि जब आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में ऐसा है। नियमित ध्यान का अभ्यास करें, नियमित योग निद्रा का अभ्यास करें। देखिए, योग निद्रा से हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक मसल रिलैक्स होता है। तो जब हमारे बॉडी पार्ट्स रिलैक्स करेगा तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होगा तभी ठहराव आएगा। तो हमें योग निद्रा से अपने आप में ठहराव लाना है। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ठहराव के लिए 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक हाथ में है और एक पैर में है। हाथ में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये वही पॉइंट है जो अभी पहले हमने देखा, HT7, हार्ट 7। हार्ट 7 एक स्टेबिलिटी का पॉइंट भी है। इसमें स्प्लीन और पैंक्रियाज की एनर्जी आती है। तो HT7 को अपने बाएं हाथ में दबाएं, दोनों हाथ में इसे दबा सकते हैं लेकिन बाएं में अधिक दबाना है। और यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग करें, यहाँ पे हल्दी भी लगा सकते हैं। स्टेबिलिटी लाने के लिए पीला रंग होता है, पीला कलर स्टेबिलिटी का कलर है कलर थेरेपी में। तो आप यहाँ पे लाल रंग भी लगा सकते हैं और अल्टरनेट डे पर पीला रंग या हल्दी लगा सकते हैं। पीले रंग का मार्कर आप स्टेशनरी स्टोर से लाकर उससे लगा सकते हैं, या हल्दी का घोल पानी में घोलकर उसका लेप, मोटा लेप आप HT7 पे लगाएं, दोनों हाथ में लगाएं। पैर में हमें SP3 और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना चाहिए। जो स्टेबिलिटी के लिए पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, उसकी नाड़ी में तीसरे नंबर का पॉइंट जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये बहुत वैल्यूबल है। तो ज़्यादा तो जरूरी SP3 है, लेकिन साथ ही साथ SP4 पे भी आप थोड़ा सा मसाज करें। 2 मिनट के लिए मसाज करना है, दिन में 3 से 5 बार के लिए। जो इमेज आपको दिखाया जा रहा है इसका फोटो खींच के रख लें, ये आपको बहुत काम आएगा। दिन में 3 से 5 बार, 24 घंटे में कभी भी मसाज कर सकते हैं। जब आप रेगुलर SP3 SP4 का मसाज करेंगे और दिन के समय वहाँ पर इन दोनों जगहों पर आप हल्दी लगा दें, हल्दी का मोटा लेप 3 घंटे से 6 घंटे के लिए वहाँ पर रखें, बाद में धो दें। जब आपके भीतर स्टेबिलिटी वाली एनर्जी बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाएगा। हम जड़ पर काम करते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा में, मानसिक एनर्जी मेडिसिन में, माइंड बॉडी मेडिसिन में हम जड़ पर काम कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, ठीक रहेंगे। सर, अगला सवाल दिल्ली से है। संस्कृति जी, इनकी बेटी है 13 साल की। उनकी बेटी की बैकबोन में पेन रहता है और तबीयत भी इसकी वजह से काफ़ी ख़राब रहती है, तो क्या करें? छोटे बच्चों में बैक पेन होना एक बहुत सरप्राइजिंग बात है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे समाज में जो हमारा जनरल हेल्थ लेवल है वो किस दिशा में हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। खैर, जब तकलीफ है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। यंग बच्चे में, यंग चाइल्ड में अगर बैक पेन की और दूसरी समस्याएं हो तो ये हो सकता है ये वीकनेस का भी इंडिकेशन हो। जी। देखिए, आप उसका कभी मौका मिलेगा तो ब्लड चेक कराइएगा। क्या आप पता कीजिए क्या हीमोग्लोबिन उसका ठीक है ना। हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, ये सब नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। और बैक पेन जो है, कमर जो है, वो हमारी किडनी की एनर्जी से जुड़ी होती है। देखिए, हमारे शरीर में ना 5 मुख्य ऑर्गन हैं।
वैसे तो ऑर्गन बहुत सारे हैं, लेकिन 5 मुख्य ऑर्गन देखे गए हैं। लीवर है जो दाहिनी तरफ होता है, हार्ट है, स्प्लीन पैंक्रियाज है, लंग है और 5वां किडनी है। इन 5 ऑर्गन अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी और कोई पेन वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पर बैक पेन है, तो बैक पेन किडनी की कमी से, कमजोरी से भी आता है और स्प्लीन की वीकनेस से भी आता है। ज़्यादा किडनी के वीकनेस से होता है, तो किडनी के केयर पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। किडनी के लिए हम पैर में K1 और K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। किडनी की नाड़ी में टोटल 27 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, लेकिन आपको तलवे में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब किडनी के नाड़ी के मामले में लेफ्ट और राइट का फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर बच्ची को दाहिने पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप फोटो खींच के रख ले। दाहिने पैर में K1 का मसाज करेंगे। K1 नाम से स्पष्ट हो रहा है, किडनी नाड़ी का पहला पॉइंट है। K1 दाहिने पैर में होगा, लेकिन जो K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो कि हमारे एंकल के जस्ट नीचे है, उस K6 पर आप दोनों पैर में हल्का हल्का दबा के, क्योंकि यहाँ पर बोन आता है तो ज़्यादा दबाव दे भी नहीं सकते, हल्का हल्का दबा के यहाँ पर काला रंग लगाना है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर जो है वो किडनी को मजबूत बनाएगा, किडनी नाड़ी को मजबूत बनाएगा। और जब किडनी मजबूत होगा, किडनी की नाड़ी मजबूत होगी तो बैक मजबूत होगा, कमर मजबूत होगी, और कमर मजबूत होगी तो वीकनेस नहीं आएगी। लेकिन यह भी बात ध्यान रखिएगा, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो बाय चांस, तो सिर्फ इस K1 और K6 से बात नहीं बनेगी। फिर खाने पीने पर ध्यान देना है, जूस पर ध्यान देना है, पौष्टिक भोजन लेना है। पौष्टिक भोजन का मतलब है भोजन में फल और सब्जियों का परसेंटेज अधिक होना चाहिए। सोशल थिंकिंग ये है कि गेहूं की रोटी खाने से, गेहूं खाने से, चावल खाने से हेल्थ बनता है। रॉन्ग दोस्तों, ये बहुत गलत कंसेप्ट हमारे समाज में बैठा हुआ है। मुख्य हमारे लिए जो प्राण ऊर्जा का सोर्स है वो फल और सब्जियां हैं, और फल और सब्जियों में भी मुख्य रूप से फल हैं। देखिए, प्राण ऊर्जा चाहिए। प्राण तो हमने शब्द सुना ही है, योगा में प्राणायाम होता है, तो प्राण हम ऊर्जा हमें चाहिए। तो आग पर जब पकाते हैं तो वो प्राण ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। फल और सब्जियां लेंगे तो वो प्राण ऊर्जा का मुख्य सोर्स है। थोड़ा अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें। सीजनल और रीजनल, जो मौसम का जो फल है, जो मौसम की सब्जियां हैं, उसे खाना चाहिए। चबा चबा के भोजन करना चाहिए, प्रेम से भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले थोड़ा ध्यान में बैठना चाहिए। अगर हम ध्यान में बैठते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, खुशी मन से खाते हैं, तो वो शरीर में अधिक लगता है। तो वो भोजन पर ध्यान दें, K1 और K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं, तबीयत ठीक हो जाएगी। सर, अगला सवाल है कौशिक प्रसाद जी का। इन्होंने मेंशन नहीं किया ये कहाँ से और उनकी उम्र क्या है। इनको पेस चैम्बर जो लगा हुआ है चेस्ट में, और वो उसको मतलब हेल्दी रखना चाहते हैं। लास्ट ईयर इनको कोविड भी हुआ था, जो कि इफेक्टेड हुआ था, और उसमें पेस चैम्बर भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुआ था। अब इसको जो कंटिन्यू हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप बताएंगे किस तरीके से उसको वो हेल्दी रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मनीष। हमारे हेल्थ समाज में ना हार्ट की डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है। रिसर्च में, मेडिकल में ये बात आती है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है वो हार्ट डिजीज की वजह से होती है, और इसको काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये नॉलेज हो कि हम अपने हार्ट का केयर कैसे करें, तो हार्ट अटैक को हम कम कर सकते हैं, हार्ट फेलियर को कम कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर पेस मेकर की जरूरत पड़ गई। हमारा हार्ट जो है वो लगातार पंप करता रहता है, तो अगर अब उसके पंपिंग करने की कैपेसिटी अगर कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर पेस मेकर लगाना पड़ता है। अब ये पंपिंग करने की कैपेसिटी कम क्यों हुई, ये एक सोचनीय बात है। हम अपने हार्ट को मजबूत कैसे बनाएं, तो मैं आप बात करूंगा इमोशन, माइंड के हिसाब से और एनर्जी के हिसाब से। इमोशन, जो हार्ट का जो इमोशन है ना, वो खुश रहना है। अगर आप खुश रहते हैं तो आपका हार्ट अच्छा काम करेगा। अगर आप टेंशन में रहते हैं, पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट में पड़े रहते हैं, अरे कुछ बातों को हम माफ करना सीखें, छोड़ना सीखें। भगवान सभी लोगों को स्वीकार करता है, ये धरती माँ सभी लोगों को स्वीकार करती है, तो हम भी सभी लोगों को स्वीकार करें। हमें खुश रहने की कला सीखनी है। अपने आसपास देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा खुश रहता है, उसके साथ अधिक रहें। जैसी कंपनी में हम रहते हैं ना, हम वैसे बन जाते हैं।
खुश रहने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। आप ध्यानियों के साथ रहेंगे तो आप ध्यानी बन जाएंगे। आप आध्यात्मिक लोगों के साथ रहेंगे तो आध्यात्मिक बन जाएंगे। आप मुस्कुराने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी मुस्कुराने लग जाएंगे। अपने जीवन में खुशी को बढ़ाना है, यह एक बात महत्वपूर्ण है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। दूसरी बात जो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें, हमारी हार्ट की जो नाड़ी है वो हमारे बाएं हाथ में मुख्य रूप से और दाहिने हाथ में आती है। अब हार्ट की नाड़ी में टोटल 9 पॉइंट है। अब इस 9 पॉइंट में 4 मुख्य पॉइंट होते हैं जो हमारी कलाई पे आते हैं, ST4 से लेके ST7 तक। ST7 का जिक्र अभी हमने हमारे 2 सवाल में आया है। यही ST7 को हमें बार बार दबाना है, इससे हमारे हार्ट की पावर बढ़ेगी। और ST7 से थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे कोहनी की तरफ तो 6, 5 और 4 आता है। 4 अंगुल हम उससे नीचे उतर जाएं और 4 अंगुल से दबाते हुए हम शुरू करें 7 नंबर की तरफ आए। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है अपने बाएं हाथ में। इस ST7 सबसे ज़्यादा मेन है, लेकिन ST7 को सपोर्ट करने के लिए 6 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है। और एनर्जी का डायरेक्शन 4 नंबर से 7 नंबर की तरफ होगा। वो तो ऑब्वियस है। कोई बच्चा 4th क्लास के बाद 7वीं क्लास में जाएगा तो एनर्जी जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आती है इस नाड़ी में। तो जो मसाज करना है वो हमें 4 से 7 की तरफ ही करना है। 7 से 4 की तरफ मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। हम 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाएं, नियम से दबाएं। अब देखिए, अब अगर पेसमेकर की नौबत आ गई है या ब्लॉकेज हो गया है कभी, तब तो जिंदगी भर आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप काम कर लेंगे 4, 5, 6, 7 इस 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे रेगुलर रूप से, तो आपको लाइफ में दोबारा हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। बहुत बड़ा क्लेम है ये, लेकिन ये ऐसा होता है। यहाँ तक कि इमरजेंसी कंडीशन में भी अच्छे से अगर इसको दबाया जाए, स्टिमुलेट किया जाए, तो खतरे का मामला टल जाता है। हाँ, इमरजेंसी कंडीशन में हम ST9 पर भी काम करते हैं। ST9 जो है वो छोटी उंगली के टिप पे आता है। ऐसा भी बताया जाता है कि हम खुद के दांतों से इसको जोर से काट लें अपने टिप ऑफ लिटिल फिंगर को। एक्चुअली में जो 9 नंबर का पॉइंट है वो तो टिप पर है, लेकिन हम कहीं भी ऐसे काट लेंगे तो यहाँ पर ST9 स्टिमुलेट होगा। एक्यूपंक्चर में हम यहाँ से 1 बूंद खून भी निकालते हैं। अगर कभी हार्ट अटैक का सिचुएशन हो, कोई आदमी बेहोश हो जाए और पता है कि ये हार्ट का पेशेंट है, तो हम यहाँ पर कोई भी नुकीली चीज़ से, आलपिन से या सुई से हम यहाँ पर 1 बूंद का खून निकाल दें, या शुगर नापने की सुई होती है उससे हम 1 बूंद यहाँ खून निकाल दें, उससे तुरंत हार्ट की नाड़ियों में प्राण ऊर्जा दौड़ पड़ेगी। जब ST9 को ब्लीड करना है इमरजेंसी के मामले में, उस समय सेप्टिक और एंटीसेप्टिक का बहुत ज़्यादा मत सोचें कि बिल्कुल नई चीज़ हो तभी हम करें। आइडियल है वो कि हम नई सुई से करें, लेकिन जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग मामला है वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। किसी भी नुकीली चीज़ से हम वहाँ पर प्रिक कर सकते हैं। प्रिक करने के लिए ना हो, हम अपने हाथों से दांतों से इसे काट लें। ST9 को स्टिमुलेट करने से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है हार्ट अटैक के मामले में। रेगुलर लेवल पे हम 4, 5, 6, 7 इन चारों का मसाज किया करें। दोनों हाथों में करना है, लेकिन हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड में अधिक करना है। दोनों हाथ में हार्ट मीडियम को स्टिमुलेट करेंगे और अपने माइंड को जॉयफुल रखेंगे, खुश रहेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसको ज़्यादा बर्डन की तरह नहीं लेना है। अरे जीवन तो अनुभव है, हम धरती पर सीखने के लिए आते हैं, अनुभव लेने आते हैं। लाइफ में अगर अप एंड डाउन सिचुएशन कभी आती है, उसको मुस्कुराते हुए पास करें। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। घबराते हैं, टेंशन में जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं तो शरीर में रोग आता है। थोड़ा मुस्कुराना सीखें, थोड़ा खुश रहना सीखें, आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख पाएंगे। और ध्यान तो ब्रह्मास्त्र है, ध्यान तो करते ही रहना है। ध्यान नियमित रूप से हम करेंगे, हमारी सभी 72,000 नाड़ियां बिल्कुल ऊर्जावान, प्राणवान रहेंगी। तो आप इस तरह से अपना ध्यान रखिए। सर, हमारे अगले दर्शक जो हैं वो पुणे से हैं। इनकी उम्र 59 साल है और इनका नाम है पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी का सवाल है, उनकी जांघों में खुजली रहती है, कान में खुजली रहती है और सर में खुजली रहती है। इनको 8 साल से कान में आवाज आ रही है
और इनको टीनिटस की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा ये आवाज कभी नहीं जाएगी। तो ये इस पे आपसे हीलिंग चाहते हैं कि कैसे सही कर सकते हैं। देखिए पुरुषोत्तम जी, यहाँ पर एक बात समझना है, कभी भी किसी भी डॉक्टर के इस शब्द को आप इंटरटेन ना करें कि ये कभी नहीं जाएगी। लाइलाज बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर हम आध्यात्मिक उपचार व्यवस्था, एनर्जी हीलिंग, माइंड बॉडी हीलिंग पर आ जाते हैं तो हाँ, एलोपैथी के सिस्टम में 56 बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, तो वहां पर ऐसा कहा जाता है। टिनिटस उसमें एक है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। अरे बहुत सारे जिसको मेडिकल वाले बोलते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है। तो इस कंसेप्ट को तो आप इंटरटेन ना करें कि ये इलाज नहीं हो, इलाज होगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने आप पे मेहनत पड़ेगा। यहाँ कोई दवाई से इलाज नहीं है कि आप कोई घुट्टी लिए, कुछ चूरन खाए, कुछ गोली खाए और ठीक हो जाएगा। यही तो मानसिकता से हमें बाहर आना है। दवाइयों से टेम्पररी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, जड़ से बीमारी कभी नहीं जाती, क्योंकि बीमारी जो है वो फिजिकल लेवल पे है नहीं। बीमारी तो मूल रूप से तो एनर्जी लेवल पे है, माइंड लेवल पे है। तो जब तक हम माइंड पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, आप हील नहीं होंगे। लेकिन अगर एनर्जी पर और माइंड पे काम कर लेंगे तो हीलिंग गारंटेड है। अब मैं आपको थोड़ा ऊर्जा के बारे में बताता हूं। ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है और बीच में हम हैं। हमारे भीतर सूरज की ऊर्जा भी है, हमारे भीतर पृथ्वी की ऊर्जा भी है। इसको एनर्जी मेडिसिन के लैंग्वेज में यांग और इन कहा जाता है। YANG यांग और YIN इन। अब पृथ्वी प्राण, पृथ्वी ऊर्जा की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो खुजली होती है। इस आपको यह बात समझनी है। खुजली का कारण क्या है? जो पृथ्वी प्राण है वो आपके शरीर में कम हो गया है। तो कैसे बढ़ाएंगे? पृथ्वी के संपर्क में, पेड़ पौधों के संपर्क में, प्रकृति के संपर्क में अधिक रहेंगे। खुली हवाओं में जाएं, पौधों के साथ आप टाइम स्पेंड करें, बागबानी करें, गार्डनिंग करें। पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो आपके भीतर स्वतः पृथ्वी ऊर्जा बढ़ेगी। पृथ्वी ऊर्जा बढ़ानी है, एक बेसिक बात यह है। और जब टिनिटस की बात आए तो इसे टिनिटस के कई कारण होते हैं। हमारी किडनी मेरिडियन में गड़बड़ी हो सकती है, हमारी लीवर की नाड़ी में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन चूंकि आपको खुजली है और पता चल गया है कि पृथ्वी प्राण की कमी है, तो हमें यहाँ पर किडनी मेरिडियन को टोन करना है। हमारे पैर में K1, K5, K6 ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हमें काम करना है। अब यहाँ पर किडनी की नाड़ी के मामले में लेफ्ट और राइट का महत्व है। तो आपको अपने बाएं पैर के K1 का मसाज करना है। K1 दोनों तरफ मसाज नहीं करेंगे आप, लेफ्ट साइड के K1 का मसाज किया जाएगा। आप इसको स्क्रीन पे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख लें, लिख के रख लें। लेफ्ट K1, बाएं पैर के K1 का मसाज करना है। K1 के अलावा आपको K5 और K6 का मसाज करना है। K5 और K6 हमारे टखने के नीचे है और पीछे है, और तीनों पॉइंट पर आपको ब्लैक कलर लगाना है दिन के समय 6 घंटे के लिए। और आपको ये पुरानी समस्या है, कई सालों से है, तो आपको कई महीने थोड़ा काम करना पड़ेगा। 6 महीने तक आप बिना कुछ सोचे K1, K5, K6 इन तीनों पर मसाज और कलर करते रहें। K1 जो होगा वो सिर्फ बाईं तरफ होगा, ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से हम समझेंगे और काम करेंगे तभी फायदा ले पाएंगे। किडनी की नाड़ियों को अपने ध्यान में आप ऊर्जावान बनाएं। ध्यान में आप जब बैठते हैं 1 घंटे के लिए, जब आपने अपने आंखों पर हाथ रखकर आप जब बाहर आ गए, उसके बाद 5 मिनट का और ध्यान करें अपनी किडनी नाड़ी को स्पेसिफिकली चार्ज करने के लिए। जो पैर में K1 है, K5 है, K6 है, जहां पे आपको मसाज करना है और कलर लगाना है, उसको आप हाथ से पकड़ें और 5 मिनट के लिए फिर से ध्यान में बैठें। इस बार इस भाव के साथ कि मेरी किडनी की नाड़ी जो है वो प्राणवान हो रही है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है, और किडनी नाड़ी की ऊर्जा बढ़ रही है, और फिर वो ऊर्जा बढ़ती हुई मेरे कानों में पहुंच रही है। मेरा कान स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे कान नॉर्मल हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं।
5 मिनट का समय ध्यान के अभ्यास के बाद आप देंगे तो ये हीलिंग लाएगा। एनर्जी हीलिंग के आर्ट को सीखना है और उसे रेगुलर करना है, नियम से करना है। नियम से करते हैं तभी फायदा होता है। 6 महीने तो आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। कभी भी ऐसा मत सोचना है, नहीं सोचना है, कोई भी बीमारी में नहीं सोचना है कि इसका इलाज नहीं है। देयर इज नो इनक्योरेबल डिजीज। कोई भी बीमारी का इलाज नहीं है। इलाज है ऊर्जा चिकित्सा में, ध्यान में और अपने मन पर काम करने में। किडनी के लिए यहां मन का क्या कनेक्शन है, आपको लुई हे की किताबें पढ़नी है। लुई हे की किताबें मूल रूप से तो अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन हिंदी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए। यू कैन हील योर लाइफ मुख्य बुक है, मुख्य पुस्तक है। उसके अलावा है खुद से प्रेम करो, मिरर वर्क का हिंदी अनुवाद। ये 2 किताब आपको पढ़नी चाहिए। पढ़ेंगे तो आप अपने थिंकिंग में कैसे चेंज लाना है उसका आप ला पाएंगे। हर एक पर्सन को यू कैन हील लाइफ को पढ़ना चाहिए अगर आपको अपने हेल्थ में बदलाव चाहिए। आपको स्क्रीन पे किताब का फोटो दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लें, ऑनलाइन मंगाएं अमेजोन से और पढ़िए। अफर्मेशन को प्रैक्टिस कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। जब हम अपने मन पर काम करेंगे, अपनी ऊर्जा पे काम करेंगे, आप फायदा जरूर उठाएंगे। सर अगला सवाल जो है वो जीसी उपाध्याय जी का है। इनको हेमाटोमा है और ये सुबह 45 मिनट ध्यान करते हैं, रात में भी सोने से पहले ध्यान करते हैं, फिर भी इनको हैवीनेस रहती है, तो ये क्या करें? जी देखिए उपाध्याय जी, आप थोड़ा सा अपने ध्यान के अभ्यास को थोड़ा बढ़ाएं। देखिए आपको हेड में, ब्रेन में हेमाटोमा है, थोड़ा सा अब जिसको मेडिकल में तो बहुत इसकी अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं मानते हैं, है ना, कोई इलाज नहीं है। ये जब बढ़ जाए तो ऑपरेशन ही है। वैसे ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है अगर आप ठीक से समझेंगे और करेंगे तो। देखिए हमारे बॉडी में वाटर सर्कुलेशन, हेमाटोमा क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो उसके कारण से कभी कभी आपको हैवीनेस लगता है। अब ये फ्लूइड का सर्कुलेशन, वाटर का सर्कुलेशन प्रॉपर कैसे हो, इसके लिए हमारी बॉडी में ऑर्गन है स्टमक। स्टमक की एनर्जी जब अच्छा काम कर रही होती है तो कहीं पर बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होता है। ये एनर्जी मेडिसिन का कंसेप्ट है, ये एलोपैथी वाले नहीं जानते। स्टमक की नाड़ी को हमें स्टिमुलेट करना है। स्टमक की नाड़ी वैसे तो हमारे पूरे शरीर में है, आंखों के नीचे से शुरू होकर हमारे अंगूठे की बगल वाली उंगली में जाती है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है हमारी घुटने के पास बाहर की तरफ ST36, स्टमक 36। ये आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए। दोनों पैर में ST36 का आपको मसाज करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं, आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको हल्दी लगानी है। एक दिन हल्दी लगाएं और एक दिन लाल रंग लगाएं। हल्दी पानी में घोलें और उसका मोटा लेप यहाँ पे 3 घंटे से 6 घंटे के लिए लगाना है। ST36 को जब मसाज करेंगे 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार, वहाँ पे हल्दी लगाएंगे, लाल रंग लगाएंगे। एक दिन लाल रंग लगाना है, एक दिन हल्दी लगानी है, अल्टरनेट डे करना है। स्टमक 36 जब स्टिमुलेट होगा तो आपकी स्टमक की नाड़ी जब एक्टिवेट होगी तो पूरी बॉडी में वाटर सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, वाटर फ्लूइड कहीं पे एक्टिवेट नहीं होगा। साथ ही साथ चूंकि हेड का मामला है तो हम यहाँ पे सुजोग का उपयोग करेंगे। अपने हाथ में अंगूठे के टिप्स को और पैर में अंगूठा जो है उसके टिप्स को हमें मसाज करना है। हम खुद से भी कर सकते हैं, हम दूसरे से भी करवा सकते हैं। पैर का अंगूठा और उसके बगल की उंगली, क्योंकि उसमें स्टमक की नाड़ी आ रही है, तो उसका मसाज करना है। और यहाँ पर हमें लाल रंग का प्रयोग करना है। आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए। जब हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो आप अपने चारों अंगूठों के टिप्स पे मसाज करने के बाद, मैंने बताया आपको 2 मिनट के लिए प्रॉपर मसाज करना है। मसाज करने के बाद टिप्स पे, चारों अंगूठों के टिप्स पे आप बड़ा सा लाल रंग का गोला बना लें। कंडीशन प्रोवाइडेड आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो फिर ये काम नहीं करना है, सिर्फ मसाज करना है। फिर ST36 पर जब काम करेंगे, चारों अंगूठों के टिप्स पर लाल रंग लगाएंगे, पैर में अंगूठे के बगल वाली उंगली के टिप्स पर लाल रंग लगाएंगे और थोड़ा सनलाइट में जाएं, सूर्य प्रकाश का सेवन करें। सूर्य प्रकाश में बहुत हीलिंग एनर्जी है। अगर हम धूप में, सूर्य प्रकाश में 15 मिनट से आधे घंटे के लिए बैठते हैं
तो दुनिया की आधी बीमारी ठीक हो सकती है। बहुत आश्चर्यजनक बात है। एक ऐसा संसाधन जो फ्री में सबको अवेलेबल है, लेकिन हम अपने कमरों में व्यस्त रहते हैं। 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सनलाइट में जाएं। अगर डेली भी ना जा पाए तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो जाएं, 5 दिन तो जाएं। और सूर्य की रोशनी बैठते हैं, अगर बैठने की सुविधा मिल जाती है तो वहाँ बैठकर थोड़ा 15 मिनट ध्यान कर लीजिए, 5 मिनट ध्यान कर लीजिए और अपने ध्यान में सूर्य से प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, बात करें कि मेरे भीतर अपनी हीलिंग एनर्जी दो, मैं स्वस्थ रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं। जब सूर्य के प्रति हम मैत्री भाव रखते हुए सूर्य प्रकाश में ध्यान में बैठते हैं तो सन की हीलिंग एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्व करते हैं। हमारे भीतर अगर सनलाइट हो, सूर्य प्राण हो, तो वाटर का कोई दिक्कत, एब्नॉर्मलिटी नहीं हो सकता। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट, सूर्य ध्यान, सूर्य प्रकाश स्नान, अफर्मेशन, इन सभी का प्रयोग करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। सर, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मुंबई से है, विजय जी का क्वेश्चन है। इनका जो लीवर है वो फैटी लीवर है और इनके पेट में छोटी गांठ है। ये डाइट से संबंधित चीजें आपसे पूछना चाहते हैं, क्या लें क्या ना लें। देखिए, पेट में गांठ होना तो एक सीरियस कंडीशन है। ठीक है, डॉक्टर ने अभी बायोप्सी के लिए बोला है, अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको ना अपना पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी ये गांठ कैंसरस भी हो सकती है। कैंसर भी हो जाए तो उसका भी प्राकृतिक इलाज, आध्यात्मिक इलाज उपलब्ध हो जाता है। हमें अपने आप को वैसे ही लेके चलना है कि अगर कैंसर होगा तो आप अपना ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंसर के मरीज हैं जिन्होंने बिना केमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी अपने आप को हील किया हुआ है। पूरी दुनिया में 100 से अधिक ऐसे लोग हैं। मेडिकल जर्नल में भी रिसर्च पब्लिश हो चुका है। मेरे अपने पेशेंट भी हैं दिल्ली में जिन्होंने कीमोथेरेपी नहीं कराई, कैंसर का था, इलाज किया और ठीक हुए हैं। तो यहाँ पर बात समझनी है कि हमारे शरीर में पेट में गांठें बन जाती हैं। गांठ बनने का कारण क्या है? देखिए, साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी कनेक्शन है। क्या आप चिंतन करें, क्या आपके मन में कहीं कोई गांठ है क्या किसी व्यक्ति को लेकर? किसी व्यक्ति से आप गुस्सा है, आपके मन में कड़वाहट है, कोई गलती हुई किसी से, कोई धोखा हुआ, उस बात को आप याद करके बैठे हैं। देखिए, जीवन में हमेशा अच्छा तो किसी के जीवन में नहीं होता, लेकिन कोई बैड एक्सपीरियंस को आप अपने मन में पकड़ के बैठ जाएं, वो गलत है। अरे बीती ताही बिसार दे, पास्ट की बातों को जाने दें, नाव में जिए, लोगों को थोड़ा माफ करें, पुरानी बातों को, पुरानी बैड एक्सपीरियंसेस को याद करके अपने मन में गांठें ना बनाएं। अगर मन में गांठें हो तो वही पेट में या बॉडी में कहीं और जगह गांठें बनती हैं। इस बात को समझना है। अगर आप मन की गांठों को डिसॉल्व करेंगे तो पेट की गांठें भी डिसॉल्व हो जाएंगी। आपने डाइट के लिए पूछा है। डाइट के लिए तो सबसे अच्छा है मिलेट्स का सेवन। 5 तरह के मिलेट्स होते हैं जो मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। हमारे भारत देश में यही मुख्य आहार था। आज़ादी से पहले हम मोटा अनाज खाते थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद गेहूं और चावल ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ऑनलाइन अमेजोन से आप इसको मंगा सकते हैं और यूट्यूब पे खिचड़ी और खमीर कैसे बनाया जाए वो सीख सकते हैं और इसको ले सकते हैं। 5 तरह के मिलेट्स हैं। एक बार में किसी एक मिलेट्स को ही प्रयोग करना होता है, 5 को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। खिचड़ी में तो ऐसे हम मिक्स करते हैं, लेकिन जब मिलेट्स की खिचड़ी बनेगी तो कोई एक मिलेट्स ही एक बार में यूज होगा। और ये मिलेट्स क्यों खाना है वो कंसेप्ट थोड़ा समझना है। मिलेट्स क्यों हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छे हैं? हमारे शरीर में 10% सेल्स ही हमारे अपने हैं, बाकी 90% हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं। ये भी बहुत लोगों के लिए एक नया इंफॉर्मेशन होगा। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोबायोम कहते हैं। जब तक वो माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं रहेंगे आप हेल्दी नहीं हो सकते। हमारे शरीर में सदियों से हमारे साथ बैक्टीरिया रहते हुए आए हैं, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। और हमारी बॉडी में वैसे तो बैक्टीरिया हर जगह पे हैं, हमारे स्किन में है, हमारे ब्रेन में है, हमारे ब्लड में है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे गट में, हमारे पेट में होते हैं, हमारी आंतों में होते हैं।
हमारा खान पान बिगड़ता है तो हमारे पेट में जो ये हेल्दी बैक्टीरिया हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, इससे कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी करने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो फिर तो इन्फेक्शन होता है, कोलाइटिस होता है, पेट खराब होता है। नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरियाज हैं ये, तो इनको भी खाना चाहिए। बैक्टीरिया का खाना क्या है? हमारे फूड में फाइबर्स होते हैं। पुराने जमाने में गेहूं का आटा ना मोटा पिसता था, जब चक्की चलती थी तो आटा मोटा हुआ करता था और उसका एक चोकर निकलता था, तो उस चोकर में फाइबर है। जो हम सब्जियां खाते हैं उन सब्जियों में फाइबर है। मिलेट्स में सबसे अधिक फाइबर होते हैं और फाइबर में भी कैटेगरी होती है। सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल फाइबर होते हैं, हेल्दी फाइबर होते हैं। तो जब हम मिलेट्स का सेवन करें तो हमारे भीतर जो माइक्रोबायोम है, ये हेल्दी बैक्टीरिया, ये अच्छे रहते हैं। बिना माइक्रोबायोम का ध्यान रखे हम अपने हेल्थ को ठीक नहीं कर सकते, खासकर जब पेट का मामला हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मामला हो, जब पेट में गांठों का मामला है। तो 5 मिनट्स डाइट पे आना है। गेहूं और चावल आपको धीरे धीरे कम करना है और फिर बंद कर देना है। देखिए, अचानक से परिवर्तन मुश्किल होता है। आप ये टारगेट रखें कि अगले 3 महीने में मैं गेहूं और चावल बंद कर दूंगा, सिर्फ मिलेट्स का सेवन करूंगा। आपकी गांठें डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ थोड़ी ऊर्जा पे काम करें। आपने बताया फैटी लीवर है और स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है। मेडिकली हेपेटोस्प्लेनोमेगेली को हम डेंजरस मानते हैं। दिस इज नॉट ए हेल्दी कंडीशन। ऐसा क्या हुआ? लीवर भी बड़ा हो गया, स्प्लीन भी बड़ा हो गया। तो हेपेटोस्प्लेनोमेगेली के केस में हमें अपने 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है LV3, लीवर 3। पैर के अंगूठे के पास LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसका मसाज करना है। लेकिन LV3 के मामले में भी ध्यान रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर, खासकर नीचे वाला ब्लड प्रेशर, ज़्यादा नहीं हो। अगर वो ज़्यादा है तो आप इसको मसाज नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हल्दी लगाएंगे। कलर थेरेपी सेफ है, वो हर जगह हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आपको LV3 का मसाज करना है और हल्दी भी लगानी है। अगर ब्लड प्रेशर है तो मसाज नहीं करना है, सिर्फ LV3 पर हल्दी लगानी है। साथ ही साथ आपको SP3 का मसाज करना है। स्प्लेनोमेगेली है, स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो स्प्लीन का मसाज करेंगे, SP3 का मसाज करेंगे, तब जाकर स्प्लीन हेल्दी होगा। SP3 पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको मसाज करना है, हल्दी लगानी है। SP3 के साथ साथ थोड़ा बहुत आप SP4 पे भी कर सकते हैं, लेकिन SP4 पे लाल रंग आएगा। अगर SP4 पे कलर थेरेपी करेंगे तो वहाँ पे लाल रंग का मसाज करना है। गांठें हैं ना, गांठों को डिजॉल्व करने के लिए लाल रंग वहाँ पर काम आएगा SP4 के मामले में। SP4 का नेचर जो है वो इन है। देखिए, एनर्जी मेडिसिन बहुत गहरा विज्ञान है। अलग अलग ऊर्जा पॉइंट का नेचर अलग अलग होता है, तो उस वहाँ पर मसाज क्या करना है और कलर क्या लगाना है, ये अलग अलग हो जाते हैं। आप अपने लिए समझ के रखें, SP4 पर लाल रंग लगाना है। हेपेटोस्प्लेनोमेगेली को लाइटली मत लीजिए, अपना पूरा ध्यान रखिए। सूर्य प्रकाश में जाना आपके लिए भी अच्छा है। हर दिन के लिए 15 मिनट से आधे घंटे के लिए सनलाइट में जाएं। कम कपड़े हो उस समय, सनलाइट आपके स्किन पर अधिक पड़े। सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर का सूरज आइडियल होता है, लेकिन जब हमें सूर्य प्रकाश का लाभ उठाना है तो हम 24 घंटे में, मतलब दिन के समय, कभी भी जा सकते हैं। दोपहर के समय के सूरज में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, सुबह का सूरज आइडियल है। अगर सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर आप सूर्य प्रकाश में जा सकते हैं तो वो बेस्ट है। सूर्य प्रकाश में जाना है, सूर्य प्रकाश में जाकर आप 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठें। और ध्यान का अभ्यास तो बहुत जरूरी है। योग निद्रा का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, उसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, ध्यान में हमें आगे भी बढ़ना है। जितना देर आप कर रहे हैं, सोचिए उससे कि 15 मिनट ज़्यादा बैठना है, आधे घंटे ज़्यादा बैठना है। अगर हम सोच लेंगे ना कि हाँ मुझे बैठना है, तो हम बैठ सकते हैं। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अपना ध्यान रखिए। ये हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, पेट में गांठें, एक नाजुक मामला है। केयरलेस बिल्कुल मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक रहिएगा। सर, अगला सवाल हमारा देवधर से है और राजेश कुमार जी है। इनकी उम्र जो है 42 साल है। इनको कुछ दिनों पहले दौरा आया था, तो दौरा आने के बाद ये काफी वीक फील कर रहे हैं। मतलब 1 किलो वजन उठाते हैं तो भी लगता है 10 किलो वजन उठा रहे हैं। इसके अलावा इनको कभी कभी अंधेरे में, मतलब कभी कभी आंखों से क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि जो फिट्स आता है, तो क्या हम एक्यूप्रेशर से कुछ कर सकते हैं?
बहुत लोगों को ना जानकारी नहीं होती, उनको लगता है कि इमरजेंसी के मामले में एलोपैथी ही सबसे एकमात्र उपाय है। ऐसा नहीं है। 80% इमरजेंसी कंडीशन को भी हम एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अभी आज हमने हार्ट अटैक की भी बात करी थी। अगर हार्ट अटैक आ जाए तो हमें HT9 को ब्लीड करना चाहिए। अगर कभी किसी को फिट्स आ रहा हो, दौरा पड़ा हो, मुंह से झाग आ रहा है या झाग नहीं आ रहा है, शरीर हिल रहा है, वो पर्सन अनकॉन्शियस हो रहा है, तो वहां पर हमारी नाक के नीचे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है GV26। इसको आपको यहाँ पर दबा के रखना है। आप ये नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर मसाज नहीं करना है, हमें एक अंगुली से या अपने ऐसे इसे लगातार दबाव दे के रखना है। आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिखाया जा रहा है, इसको फोटो खींच के रख ले। ये किसी भी इमरजेंसी में किसी को भी आप काम कर सकते हैं, बल्कि आपको नॉलेज है, आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। कभी किसी को दौरा आ जाए, घबराना नहीं है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, लगातार दबाव देना है, दौरा तुरंत 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। और बाद में भी दौरा जब आता है ना, तो बाद में 1 साल तक 3 साल तक ध्यान रखना पड़ता है। एलोपैथी में जो दवाइयाँ चलती हैं, इप्टवाइन, फिनेटोइन, वो 3 साल तक चलती हैं। तो यहाँ पर हमें बाद में भी ध्यान रखना है। इसी पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है, GV26 को हमें दबा के रखना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप काला रंग भी लगा सकते हैं। अगर आप घर पर हैं, कंफर्टेबल हैं, तो यहाँ पर काला रंग लगा के रखें। तो ये जो यांग ची है, जो कि दौरे का कारण बनती है, वो उसको स्लो डाउन करेगा, दौरा नहीं आएगा। पहली बात तो, एक बेसिक बात तो ये समझें, दौरा में जब शरीर बहुत हिलता है, हमारे बहुत अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो अलग अलग कॉम्प्लिकेशन एपिलेप्सी के, सीजर के होते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन आपने बताया कि आपके भीतर कमजोरी आ गई है, बैक में तकलीफ है, वजन उठाने में नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम इसको मानते हैं कि ये किडनी पर इफेक्ट किया है इसका, तो आपको वेट लिफ्ट करने में दिक्कत आ रही है, बैक में दिक्कत आ रही है, तो किडनी में इफेक्ट चला गया है। तो इसको हम दूर कैसे करेंगे? हम किडनी की नाड़ी का एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे। K1 K6 पैर में आपको बाएं K1 का मसाज करना है, और K6 दोनों पैर में कर सकते हैं। K1 और K6 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट मुख्य हैं। वैसे किडनी नाड़ी का आप सारा पॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन साइड का ध्यान रखिएगा, बाएं में अधिक होगा। K1 बाईं तरफ आएगा, K6 दोनों तरफ आएगा। उसका मसाज करें। आपको जो स्क्रीन पे फोटो दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच रख ले, इस पे रेगुलर काम करना है। K6 पे जो रंग लगाते हैं वो 6 घंटे के लिए रंग लगाना है। जो कलर थेरेपी होती है वो 6 घंटे के लिए होती है। आप ध्यान में जब बाहर आ जाते हैं तो अपना हाथ इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे फिर से रखें, और थोड़ा अपनी किडनी की नाड़ी को चार्ज करने के लिए 5 मिनट और ध्यान करें। जब हम ऊर्जा बढ़ाने के लिए, किसी पार्टिकुलर नाड़ी में ऊर्जा बढ़ाने के लिए जब हम फिर से ध्यान में बैठेंगे, तो इस बार पहला नॉर्मल ध्यान हम अपने मन को शांत करने के लिए और ओवरऑल 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन बाद में हीलिंग पर्पज से ध्यान से बाहर आ जाने के बाद 5 मिनट के लिए फिर से बैठना करना है, तो आपकी किडनी की नाड़ी मजबूत होगी। और जब किडनी मजबूत होगा, किडनी की नाड़ी मजबूत होगी, तो आपके भीतर से जो कमजोरी है वो चली जाएगी। किडनी के हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए आप थोड़ा डाइट पर भी फोकस कर सकते हैं। मिलेट्स सबसे अच्छा है। हर तरह के रोग में मिलेट्स बहुत फायदा करता है, तो आप मिलेट्स का सेवन शुरू करें। मिलेट्स का खमीर, मिलेट्स की खिचड़ी खाएं। और किडनी के लिए एक अच्छा होता है किडनी बीन, राजमा। देखिए, आयुर्वेद में सिद्धांत है, जो ये मिलेट का फोटो आपको दिखाया जा रहा है, इसका आपकी फोटो खींच रख लें, अमेजन पे आराम से मिल जाती है बात। ये 5 मिलेट्स एक बार में किसी एक मिलेट्स को ही खाना है, हमें मिलेट्स को आपस में मिक्स नहीं करना है। मिलेट्स के अलावा हम किडनी बीन, राजमा ले सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जिस भी ऑर्गन का सेप, जिस भी खाने पीने की चीज़ों का सेप हमारे ऑर्गन से मिलता है, उस ऑर्गन के हेल्थ के लिए उसका महत्व होता है। अब किडनी बीन राजमा है, तो किडनी बीन राजमा का जो सेप है वो लगभग थोड़ा किडनी जैसा मिलता है। तो हम थोड़ा हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन राजमा का प्रयोग करें, तो वो हमारी किडनी को हेल्दी बनाएगा। और फल और सब्जियां तो इन जनरल अच्छी होती हैं, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करें। सुबह में, लंच में सलाद और फल अधिक खाएं।
तो आपका किडनी और ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। सर अगला सवाल जो है विजय लक्ष्मी जी का है। इनकी उम्र 57 साल है, इनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पिछले 45 साल से है और इनके जो नाखून हैं वो काफ़ी वीक हैं। ये मॉर्निंग में 2 घंटे मेडिटेशन करती हैं, इवनिंग में भी 1 घंटे मेडिटेशन करती हैं, तो इसका सोल्यूशन चाहती हैं। देखिए, पहले तो मैं विजय लक्ष्मी जी को आपको अप्रिसिएट करूंगा कि आप अपने 45 साल की प्रॉब्लम के लिए भी मन में ये सोच रहे हैं कि अब मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। आपकी इस सकारात्मकता को मैं अप्रिसिएट करता हूँ कि हमारा डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम आपको ये कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि हाँ, हीलिंग तो हो सकती है। बिल्कुल हीलिंग जरूर होगी, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा पुराना है, कई सालों से है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 6 महीने से 1 साल तक तो अपने आप पे काम करना पड़ेगा, लेकिन काम क्या करना है वो समझना है। जो सोराइसिस है, सोराइसिस या स्किन की सारी समस्याएं हमारे लंग से प्रभावित होती हैं। एनर्जी मेडिसिन में यह माना जाता है कि लंग की एनर्जी ही स्किन की एनर्जी बनती है। तो अपने फेफड़े का ध्यान रखना है और आपको थोड़ा डिटॉक्स सीखना है। स्किन की बीमारियां का एक कारण है हमारे शरीर में गंदगी का जमा होना। तो डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। डिटॉक्स पे हमने प्रॉपर 1 घंटे का एपिसोड बनाया है पीएमसी हिंदी, यूट्यूब पीएमसी हिंदी पर आप उसको देख सकते हैं। कुछ मुख्य बातें बता देता हूं मैं आपको मिलेट्स का सेवन करना है। मिलेट्स डिटॉक्स भी करेंगे, आपको अन्य चीज़ों को आपके शरीर से बाहर जाने देंगे, और साथ में आपको फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। महीने में 1 दिन, कोई भी एक दिन आप चूज कर लें, एकादशी का दिन हो या कोई भी वीरवार हो या कोई भी, महीने में 1 दिन आप फास्टिंग करें और हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है 15 से 16 घंटे का फास्ट। मान लीजिए कि आपने शाम में 7 बजे तक भोजन कर लिया, तो अब अगले दिन आप 10 बजे या 11 बजे के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट लें। और ब्रेकफास्ट में आइडियल ब्रेकफास्ट है जूस, कोई भी फल का या सब्जियों का जूस लें। अगर 15 से 16 घंटे का ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारे शरीर को ना सफाई करने का मौका मिल जाता है। देखिए, दिवाली की सफाई करनी हो, घर की बड़ी सफाई करनी है, तो आपको बाकी काम को आपको पोस्टपोन करना पड़ता है कि हाँ, अभी सफाई का दिन है। अगर बाकी रूटीन एक्टिविटी करते रहेंगे तो सफाई करने का समय नहीं मिलेगा। हमारे शरीर को साथ भी वैसा है, अगर हम इसे खाना डालते रहेंगे तो शरीर खाना को पचाने में बिजी रहेगा, सफाई नहीं हो पाएगी। 16 घंटे का फास्ट आप करते हैं तो बॉडी को सफाई करने का मौका मिल जाता है। तो महीने में 1 दिन फास्ट करना है और सप्ताह में 3 से 5 दिन इंटरमिटेंट फास्ट करना है। और अगर आपकी सहूलियत बन जाती है तो 7 दिन आप फास्ट कर सकते हैं। हर दिन शाम में 6 बजे तक, 7 बजे तक भोजन कर लें। सूर्यास्त के बाद भोजन या ज़्यादा लेट ना करें। जो जैनियों में परंपरा है कि सूर्यास्त तक भोजन कर लेना है, ये एक बहुत अच्छी आदत है। अगर हम अपने जीवन में से अपना लेते हैं ना, तो हमको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, हेल्थ के कई सारे फैक्टर हैं, ये एक फैक्टर है भोजन के मामले में, 16 घंटे का फास्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको एनर्जी पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताता हूं। सोराइसिस या स्किन के हर एक कंडीशन के लिए हमको अपने लंग पर ध्यान देना है। लंग में हमारी जो फेफड़े हैं, लंग की नाड़ी हमारे हाथों में आती है, अंगूठे की लाइन में। इस लंग के LU5, LU6 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट का आपको मसाज करना है। इसको आपको टोन करना है। टोन मतलब मसाज, दोनों हाथों में करना है। ये जो आपको जो चित्र दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, इसका आप फोटो खींच के रख लें। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अक्सर दर्द मिलता है, तो आप इसे खुद से करेंगे। दूसरों से अगर करवाएंगे तो उससे आहिस्ते से करवाएंगे, क्योंकि पहली बार में अगर कोई दूसरा व्यक्ति का जोर से पकड़ ले तो पहला अनुभव ही हमारा खराब हो जाता है। खुद से दबाइए। LU6 पर दर्द नहीं मिलता है, बहुत रेयरली दर्द मिलता है, तो LU6 पर तो जोर जोर से आप दबवा सकते हैं दूसरों से भी। LU5, LU6 दोनों का अच्छे से मसाज करेंगे तो ये डिटॉक्स में भी हेल्प करता है। डिटॉक्स के लिए हमारे शरीर में लीवर रिस्पॉन्सिबल है और लीवर के बाद लंग रिस्पॉन्सिबल है। LU5 की मसाज करने से डिटॉक्स करने में भी आसानी होगी। LU5 और LU6 इन दोनों का मसाज करें, और इन दोनों पे अगर आप कलर थेरेपी करना चाहें तो ब्राउन कलर का प्रयोग कर सकते हैं, भूरा रंग, नहीं तो आप सिर्फ मसाज भी कर सकते हैं। डिटॉक्स कीजिए, मिलेट्स खाइए, इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे का फास्ट कीजिए और महीने में 1 दिन पूरा फास्ट करें।
डिटॉक्स करने में नेचुरोपैथी में इनीमा का उपयोग बताया जाता है। अगर आप किसी नेचुरोपैथी या योगा एक्सपर्ट के संपर्क में आ सकते हैं तो इनीमा का प्रयोग भी कर सकते हैं, वह भी डिटॉक्स में काफ़ी हेल्प करता है। डिटॉक्स करेंगे, LU5 LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे और अपने आप से प्रेम करना है। देखिए, लुई हे की किताबों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। लुई हे किताब आपको पढ़ना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को लुई हे किताब पढ़नी चाहिए और महिलाओं को तो और पढ़ना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ना अपना केयर नहीं करती, अपने परिवार का, अपने बच्चों का केयर अधिक करती हैं। तो ये एक सेल्फ लव कम रहता है और ये अलग अलग बीमारी के रूप में प्रकट होता है। तो लुई हे की किताब जो है हिंदी भाषा में उपलब्ध है, यू कैन हील योर लाइफ और खुद से प्रेम करो। ये दोनों किताब आप मंगा लीजिए ऑनलाइन अमेजोन से और इसको नियमित पढ़िए। यूट्यूब पर PMC हिंदी में यू कैन हील योर लाइफ पर मैंने स्वाध्याय बनाया हुआ है आधे घंटे का, आप उसको भी सुन सकते हैं। इस किताब को रोज पढ़ना है और लिखना है। लिखते हैं तो अधिक याद रहता है। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए। यू कैन हील योर लाइफ और खुद से प्रेम करो, ये दोनों किताब आप अच्छे से पढ़ें। अपने सोचने के तरीके को सकारात्मक बनाएं, अपने आप से प्रेम करना सीखें। अफर्मेशन, हमें कई एंगल से काम करना है। ऊर्जा पे भी काम करना है, डाइट पे भी काम करना है, अपने मन पे भी काम करना है, ध्यान को भी अपनाना है। जब हम सभी तरीकों से काम करेंगे तो अब इसको कहा जाता है हॉलिस्टिक हीलिंग, हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच एलोपैथी से अधिक पावरफुल है। भले आपकी समस्या 45 साल से बनी हुई हो, आपने दवाइयाँ लिया हो, दवाइयों से तो सोराइसिस या ज़्यादातर स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, लेकिन अगर आप जब इन सभी को अपनाएंगे आप जरूर 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 ठीक होंगे। कभी भी ये मत सोचिए किसी भी बीमारी के लिए ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक होगी, बस आपको 1 साल तक काम करना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल जो मैंने आपको बताया है, हो सकता है आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ही कुछ फायदा दिखना शुरू हो जाए, लेकिन पूरा फायदा होने में 1 साल का समय लगेगा। अगर 1 साल तक धैर्य बनाकर आप कर सकेंगे ना तो आपकी सोराइसिस ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने दुनिया में सोराइसिस को ठीक किया है। हो सकता है आपसे ऐसे लोग नहीं टकराए हों, लेकिन नेचुरोपैथी के सर्कल में, एक्यूप्रेशर के सर्कल में, योगा के सर्कल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोराइसिस को ठीक किया हुआ है। डिटॉक्स के मेथड में एक लीवर क्लिंज भी होता है। यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, किसी एक्सपर्ट, किसी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट के सुपरविजन में या परिवार में किसी जान पहचान के व्यक्ति ने अगर लीवर क्लिंज किया हो तो उसके साथ, उसके सुपरविजन में आप लीवर क्लिंज को भी कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को जूस के साथ 2-2 घंटे पर लेना होता है। उसका पूरा प्रोसेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। लीवर क्लिंज आप डालिएगा तो आ जाता है वीडियो, लेकिन ये अकेले नहीं हो सकता, इसके लिए किसी अनुभवी का मार्गदर्शन और साथ चाहिए। तो इसको प्रयोग करेंगे तो यह भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सर, अगला सवाल बिहार से संतोष जी का। उनका कहना है कि उनका बच्चे की उम्र जो है वो 19 साल है, बट अभी भी उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो क्या करें? देखिए, यहाँ पर ना संतोष जी एक बात हमें थोड़ा समझनी है कि हमने अपने समाज में ना कुछ चीज़ों को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है। देखिए, हाइट कम या ज़्यादा होने से व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, स्मार्ट माइंड, स्मार्ट ब्रेन, है ना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि आपको थोड़ा मार्गदर्शन दूं। देखिए, हाइट जो होती है मुख्य रूप से हमारे स्पाइन से होती है। हमारी पीठ में वर्टिब्रा का जो वर्टिब्रा होते हैं, उसकी वर्टिब्रा की जो लेंथ होती है मेनली उससे हाइट होती है। तो उसके बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, बास्केटबॉल खेलना, स्विमिंग ज्वाइन करना। स्विमिंग वैसे सिर्फ समर में हो सकता है। स्विमिंग अगर करा सकें तो स्विमिंग पर कराइए, या फिर बास्केटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करें, या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए। जब हम ऐसा एक्टिविटी हो जिसमें कि हमारा स्पाइन स्ट्रेच होता है तो उससे लंबाई बढ़ती है। एक तो तरीका ये है। दूसरी बात, हम अपने एनर्जी पॉइंट पर एक्यूप्रेशर पर काम कर सकते हैं। दाहिने पैर में K1 और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। राइट पैर में K1 और K7। राइट पैर में क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर हाइट बढ़ाने के लिए यांग चीज चाहिए, सूर्य प्राण,
वो दाहिने किडनी में ही होती है पुरुष के मामले में। लड़कों के मामलों में आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख लें। K1 तलवे में है, उसका मसाज करना है, और K7 एंकल के पीछे और 2 अंगुल ऊपर है। K1 पे K7 पे हो सकता है दर्द ना मिले, लेकिन फिर भी मसाज करना है। दोनों पैरों में मसाज नहीं करना है। K7 में दोनों पैरों में मसाज कर सकते हैं, लेकिन K1 तो सिर्फ लेफ्ट पैर में ही करना है। अगर दोनों में मसाज करेंगे फिर यांग ची नहीं बढ़ेगी। एक बात ये समझिएगा, हमारे दाहिनी किडनी यांग ची है और बाएं किडनी इन ची है। अब अगर हम दोनों को बढ़ा देंगे तो कुछ नेट रिजल्ट नहीं होगा। अगर सिर्फ यांग ची को बढ़ाएंगे, सिर्फ सूर्य प्राण को बढ़ाएंगे, तब हाइट बढ़ेगी। तो K1 का मसाज करें, K7 का मसाज करें, और आप किसी अच्छे एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट को ढूंढें। ऑरिकुलर थेरेपी, कानों में एक ऑरिकुलर थेरेपी करने से भी हमारा हाइट बढ़ता है। हमारे कान में ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ये स्पाइन का रीजन है। तो अगर हम इस पूरे स्पाइन का मसाज करें तो ये हमारे स्पाइन को हेल्दी रखने में, स्पाइन को ऊर्जा बढ़ाने में ये काम आ सकता है। अपनी इस स्पाइन का मसाज करें दोनों कानों में। पुराने ज़माने में कान पकड़ते थे ना, तो ये भी एक तरह से अच्छा एक्सरसाइज है, तो इसका मसाज करें। और अगर कोई ऑरिकुलर थेरेपी एक्सपर्ट, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट मिलता है, उससे आप और कान का एक्यूप्रेशर करा सकते हैं। 1 महीने में 1 सेटिंग करानी होती है, उसमें 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का वो ट्रीटमेंट चलता है। रेगुलर करने से उससे भी हाइट बढ़ती है। तो इन सभी का काम करें। थोड़ा पौष्टिक भोजन पे ध्यान दें, थोड़ा राजमा दें, हरी सब्जियां दें। हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियों के खाने से ना हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर आते हैं, और तब हमारा शरीर एक्टिव होता है ना। एक्टिवनेस, थोड़ा सूर्य प्राण एक्टिवनेस को बढ़ाना है। यह सब नियमित रूप से करेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको हेल्प होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, हम अगले एपिसोड में उसको कवर कर लेंगे। आपको करना क्या है, आपको करना बस इतना है, अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, या फिर आपके किसी रिलेटिव्स की कोई समस्या है जो आप पूछना चाहते हैं, आपको करना सिर्फ इतना है, आपको वो सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा होगा, उस पर अपना नाम, पता, कितनी उम्र है और क्या समस्या है, ये जरूर मेंशन करें। जितना शॉर्ट करेंगे उतना हमारे लिए भी सुटेबल होगा, और डॉक्टर साहब को जवाब देने में भी उतनी आसानी होगी, ताकि हम और लोगों के भी क्वेश्चन कवर कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हम इजाजत चाहते हैं। आप देखते रहिए डॉक्टर से पूछो। हमारे YouTube चैनल पे भी आपको मिल जाएगा इसका जो रिकॉर्डेड होगा। जो लोग नहीं देख पाए, आपके जो भी लोग हैं, आपको ये रिकॉर्डेड हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, PMC हिंदी, जो कि हमारा YouTube चैनल है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। PMC हिंदी देखते रहिए।